अब कोशिका चैप्टर में थोड़ा पीछे रह गया था कि कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे मैंने। महत्वपूर्ण तथ्य में कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा की। अब पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद ये है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कौन सी है, शुक्राणु। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है। अब मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य शरीर की, अब कोई भी जीव जंतु है ना, तो उसमें जैसे चूहा है, छोटा है, लेकिन उसकी चूहे की भी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। अब जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य है व रासायनिक आधार जीन है। भौतिक आधार हमारा क्या है, जीवद्रव्य है। रासायनिक आधार, जिसमें रासायनिक आधार क्या है, जीन आता है। ठीक है। तो वे जीव जिनमें एक ही कोशिका, ये बात मैंने बता दी कि जिनमें केवल एक ही कोशिका है, वो क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि अमीबा है, यानी जो प्रोटोजोआ से संबंधित जंतु है ना, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास शैवाल है ये। ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक कोशिकीय। ठीक है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, इसमें सारे ही आ गए। अब मैंने ये बताया आपको प्रोकैरियोट कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो कोशिकाएं बनी थी, जो प्रारंभ में, वो क्या थी, प्रोकैरियोटिक। वो उनका विकास ढंग से नहीं हो पाया था। जैसे कि इन कोशिकाओं में क्या हुआ कि जैसे ये कोशिका है, ठीक है, जिम हर कोशिका में केंद्रक है। ठीक है। कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर यहाँ पाई जाए केंद्रक झिल्ली। लेकिन इनमें क्या हुआ कि केंद्रक की ये जो कोशिका बनी, इसमें केंद्रक के चारों ओर, मान लो ये कोशिका, इस कोशिका में ये केंद्रक है ना, इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली है, यानी केंद्रक झिल्ली ये है, इसका निर्माण नहीं हुआ। ठीक है। ये नहीं बनी। वो जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं बनी थी, वो प्रोकैरियोट थे। अब इनमें क्या हुआ कि ढंग से विकसित नहीं हो पाए, जो जिसके कारण इसमें वो कोशिकांग भी, यानी सेल के अंदर भी कोशिकांग पाए जाते, वो कोशिकांग भी एब्सेंट थे, जो जिसके चारों डबल मेम्ब्रेन थी, ट्रिपल मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो सारे के सारे क्या है, एब्सेंट थे। तो प्रोकैरियोट क्या है, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसके कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इनमें कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, नहीं पाई जाती। तो इसके सारे के सारे, जैसे ये है कोशिका, इसमें ये केंद्रक है, केंद्र के चारों ये झिल्ली नहीं है, तो इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ये सारे कैसे है, सेल में बिखरे रहेंगे। अब इसमें विकसित कोशिकांग क्या है, एब्सेंट होते हैं, जैसे सारे ही गोल्जी बॉडी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाएं, इनका अभाव होता है। जैसे नीलहरित शैवाल है, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, सारी की सारी क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। माइक्रोप्लाज्मा के चारों ओर तो कुछ झिल्ली है ही नहीं, शैवाल भी है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जो है जीव जो होते हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि कौन सा ऑर्गन है जो दोनों में पाया जाता है, तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में हमेशा पाया जाएगा 70S, और जो यूकैरियोट्स जो होगा उसमें 70S भी कुछ में पाया जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80S ज़्यादातर पाया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन ऑर्गन कौन सा है, तो वो है राइबोसोम। दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोट की अपोजिट हो गई। इसमें क्या होगा, जो कोशिका है ना, ये जो कोशिका बनी है, तो कोशिका के चारों ओर केंद्रक है, वो बनेगा इसमें, और सारे के सारे जो विकसित ऑर्गन हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, वो इसमें पाए जाएंगे, जैसे कि प्रोकैरियोट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे इसमें पाए जाएंगे। अब पूछते हैं कि उत्तक क्या है। तो कोशिका कई बार क्या होती है, कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठे होके, मतलब ये कोशिकाएं हैं, एक जैसी कोशिकाएं इकट्ठी होके एक समूह का निर्माण करेगी, और ये क्या है, उत्तक कहलाता है। अब उत्तक शब्द किसने दिया, तो बीसेट नाम का वैज्ञानिक था जिसने उत्तक शब्द दिया। पूछा जाता है कि उत्तक विज्ञान का अध्ययन क्या, हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी औत्तिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं,
न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, अभी पढ़ा ना कि कोशिका के अंदर केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो होते क्या है न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं एक तो डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो एफ मेसर नाम का वैज्ञानिक था जिसने मवाद कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। अब डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, तो डीएनए में होता है फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, यानी फॉस्फेट ग्रुप होएगा, एक तो फॉस्फेट ग्रुप होएगा, एक शर्करा होएगी, कोई सी भी शर्करा होएगी, एक नाइट्रोजनिक क्षार होएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजनिक क्षार दो प्रकार की हो गई, एक तो प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। अब प्यूरिन जो है ना, प्यूरिन एक है पिरिमिडिन। तो मैंने इसको कैसे याद किया, जैसे ये पूछा जाता है कि कौन से प्यूरिन है कौन से पिरिमिडिन है, तो आप याद प्यूरिन से याद रखो, पी यू लिखते हैं ना प्यूरिन। ठीक है, तो पी ओ ऐसे बोलते हैं ना, पी ओ जी, यानी कोई चीज़ दे तो पी ओ जी, तो पी ओ जी, इसको ऐसे याद, ए जी लिख लो, ए जी, तो एडेनिन और ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पिरामिड अपने आप आ जाएगा, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होगा, जैसे आरएनए होगा तो इसमें थायमिन जो होगा ना, इसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। अब डीएनए क्या है, एक द्विकुंडलित मॉडल है। डीएनए की संरचना आप देखते हैं ना, इस हिसाब से दिखाई देती है ऐसे, तो ये एक डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। ये जो डबल संरचना वाली स्ट्रक्चर दी थी ना, तो इसका मॉडल किसने दिया, वैज्ञानिक था वाटसन, और क्रिक ने दिया था और इस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, अब क्या है आरएनए। आरएनए क्या होते हैं, तो ये एकल कुंडलित होते हैं, हमेशा ये एक इस हिसाब से आरएनए होता है, इस हिसाब से, यानी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, केवल सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होगा, यूरेसिल। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो पिरिमिडिन है ना थाइमिन, उसके स्थान पर क्या होगा, इसमें यूरेसिल होगा। ठीक है, अब आरएनए तीन प्रकार का होता है, एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि संदेशवाहक एमआरएनए मैसेंजर, टीआरएनए ट्रांसफर और आरआरएनए राइबोसोम आरएनए होता है इसका नाम। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, लेकिन केवल एक केंद्रक जो है ना, केंद्रिक, जैसे ये है कोशिका, ये है केंद्रक, केंद्रक के अंदर एक कोशिका संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, केंद्रिका। ठीक है ना, तो राइबोसोम है वो इसके अंदर पाया जाता है, यहाँ पर राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं ना इसको, केंद्रक को, केंद्रिका को। तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन बनाएगा फिर ये। तो केंद्रिका का में निर्माण किसका होता है, आरआरएनए का। और यहाँ पर टीआरएनए ट्रांसफर करता है चीज़, तो यह अमीनो अम्लों का कोशिका द्रव्य में प्रोटीन निर्माण स्थल पर स्थानांतरण करता है। तो ये ट्रांसफर करेगा, ये संदेशवाहक क्या करेगा, ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यानी राइबोसोम इसके साथ मिलके, यानी ये वाला इसमें राइबोसोम जब पाया जाएगा ना, तो उसके साथ मिलके ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यहाँ राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, तो इनकी पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोसरकरा डीएनए का, इसका राइबोसरकरा। इसमें अब मैंने ये बता दिया आपको कि इसमें क्षार कौन कौन से हैं, तो दो तरह का पाए जाते हैं, एक तो प्यूरिन, एक है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। अब कैसे याद करना है, याद हो पीओ ए जी, तो एडेनिन और ग्वानिन क्या हो गए, प्यूरिन और पिरिमिडिन कौन से हैं, थाइमिन और साइटोसिल को ये लिख दो। ठीक है, ये है डीएनए के अंदर। इसमें क्या होगा कि इसमें प्यूरिन तो सेम ही है, लेकिन पिरिमिडिन में थाइमिन की जगह होगा आरएनए में यूरेसिल, इसका क्या होगा, यूरेसिल। ठीक है, ये है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, और ये केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ये बात होगी, ये केंद्रक में पाया जाता है, ये केंद्रिका में, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो तीनों अलग अलग जगह पाया जाता है, तो ये दोनों में पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, लेकिन डीएनए हमेशा किस में पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाता है ज़्यादातर। अब एक कोशिका की संरचना किस हिसाब से होती है, वो पढ़ेंगे। तो कोशिका कला, केंद्रक और कोशिका में
की संरचना में 3 चीज़ होती है। एक तो कोशिका कला यानी झिल्ली, ठीक है, मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका की झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर ये हो गया केंद्रक, और ये जो भरा हुआ लिक्विड है ये हो गया कोशिका द्रव्य। तो ये हो गया कोशिका कला, ये क्या है केंद्रक, और जहाँ पर ये और ऑर्गन पाए जाएंगे ना वो है केंद्रक है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कोशिका कला क्या है, यानी ये चीज़ क्या है, किस चीज़ की बनी है, कितनी चौड़ाई मोटाई है, क्या काम करती है, ठीक है, ये देखें। तो कोशिका कला है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, तो इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह त्रिस्तरीय आवरण है, 3 स्तर पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, यानी कि इसमें पदार्थों का आदान प्रदान, यानी कोई पदार्थ है वो अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है, तो चयनात्मक पारगम्य होती है। अंदर बाहर हो सकता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, यानी हर कोई अंदर नहीं आ सकता, हर पदार्थ बाहर नहीं जा सकता, कुछ के लिए ये चयन करती है कौन से पदार्थ अंदर आएंगे कौन से बाहर जाएंगे, ठीक है। अब इसकी मोटाई पूछी जाती है कि कोशिका झिल्ली जो है इसकी मोटाई कितनी है, तो 75 से लेके 105 एंगस्ट्रॉम मानी गई है इसकी मोटाई, ठीक है ना। यह जीव द्रव्य की रक्षा करता है, यानी जीव द्रव्य ये जो है ये कोशिका द्रव्य ये क्या करता है, इसकी रक्षा कौन करता है, ये कोशिका कला करती है। और जंतु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यानी निश्चित, ये अगर कोशिका कला बाहर नहीं हो तो इसका निश्चित आकार नहीं होगा कोशिका, तो कोशिका आकार प्रदान करती है। पादप कोशिका में कोशिका कला चारों ओर से एक अब जो पादप कोशिका, जैसे मैं आपको समझाती, पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका के अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, इसके चारों ओर एक और झिल्ली पाई जाती है, वो होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये जो कोशिका कला है ना, इसमें इसके चारों ओर पादप कोशिका में एक झिल्ली और पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, जो क्या करती है जो क्या होती है, जंतुओं में तो नहीं पाई जाती लेकिन किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। तो पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, पादपों में ही पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति बनी किस चीज़ की होती है, जो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति खुद मृत ही होती है, मृत पदार्थों की तो कोशिका भित्ति बनी होती है। 3-4 चीज़ें हैं इसमें, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है कोशिका भित्ति। अब केंद्रक क्या है, केंद्रक तो खोज किसने की थी, ब्राउन ने। तो मैंने इसको कैसे याद रखा, देखो केंद्रक, अदरक का था ना, अदरक से याद रखते, अदरक, अदरक केंद्रक कैसी होती है, अदरक ब्राउन। तो केंद्रक की खोज किसने की, ब्राउन ने। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या होता है, केंद्रक, केंद्र के ही द्वारा कोशिका नियंत्रित की जाती है, सारे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ भी केंद्रक में ही पाए जाते हैं। अब ये पूछा जाता है कि केंद्रक किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, तो ये याद रखना है आपको कि मानव की जो आरबीसी, अपनी जो शरीर की लाल रक्त कणिका जिसमें बोलते हैं ना, तो परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में क्या होती है, आरबीसी नहीं, वो केंद्रक नहीं पाया जाता। पादप की परिपक्व चालू नलिकाओं में भी केंद्रक का अभाव पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक गोलाकार व मध्य होता है। जंतु जो कोशिका है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये है जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक होता है बीच में, ठीक है, लेकिन पादप जो कोशिकाएं होता है उसमें बीच में नहीं होता, साइड में होता है। कारण क्या है इसका, कि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिस छोटी छोटी रिक्तिका, लेकिन पादप जो है कोशिका उसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये रिक्तिका है इसको भित्ति की तरफ खिसका देती है केंद्र को, तो जिसके कारण पादप में तो कोशिका केंद्र कोशिका भित्ति के आसपास पाया जाता है, लेकिन इसमें बीच में पाया जाता है जंतु कोशिका में, ठीक है। अब केंद्रक में तरल
केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये बात होगी अपनी कि जो ये केंद्रक है इसमें क्या होती है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। साथ में मैंने बताया कि RNA भी यहीं पाया जाएगा, तो क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण भी यहीं पे होगा। ठीक है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रक छिद्रक होते हैं जो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। जैसे ये कोशिका है, कोशिका, इसमें जो ये केंद्रक है ना, ठीक है। अब केंद्र की देखो, केंद्र की अलग से बनाती हूँ मैं। ये केंद्रक जो है कोशिका में केंद्रक है ना, इसकी संरचना इस हिसाब से होती है। ये केंद्रक, ये गोल नहीं बनी ना, इस हिसाब से। तो ये है छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये जो केंद्रक का द्रव्य है वो बाहर आ सकता है, कोशिका द्रव्य अंदर आ सकता है। तो आदान प्रदान के लिए ये केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक में उपस्थित कोई गोलाकार संरचनाएं, मैंने बताया कि एक संरचना पाई जाती है केंद्रक में जिसे केंद्रिका कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम जो है RNA यहाँ पाया जाएगा तो वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा। केंद्रक द्रव्य में जो ये केंद्रक द्रव्य हैं, ये जो केंद्रक द्रव्य, इसमें धागे समान संरचना पाई जाएगी, क्या कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमेटिन जालिका। फिर वो मोटे होते जाएंगे धीरे धीरे। पहले क्या होता है, जैसे कोशिका है, इसमें पाए जाते हैं पतले पतले धागे। ठीक है। अब ये धागे धीरे धीरे जैसे जैसे विभाजन होगा इसमें कुंडलित होते जाएंगे और गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। पहले क्रोमेटिन जालिका कहेंगे, उसको बाद धीरे धीरे ये धागे कुंडलित होकर क्या करेंगे, मोटे हो जाएंगे और जिसे कहेंगे गुणसूत्र। क्रोमेटिन क्या होता है, इसमें पाया जाता है, ये क्रोमेटिन जो है इसमें DNA, RNA और स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है। केंद्र कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है। केवल केंद्र जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, केंद्रक होते हैं। बड़ा क्यों है, क्योंकि सारी जो कोशिका है उसके ऊपर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, केवल केंद्रक ही करता है। केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। ये पूछा वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रख लो आप, कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब है गुणसूत्र, यानी जो यहाँ पर ये जो गुणसूत्र पाया जा रहा है केंद्रक में, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्रोमोजोम की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने और वाल्देर ने इसका नाम दिया। ठीक है। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन ये पूछा जाता है कि गुणसूत्र को अगर देखना है संरचना कैसी है उसकी, तो अध्ययन कहाँ, मेटाफेज में किया जाता है। और मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ये पूछा, ये तो कॉमन सी बात है, कितनी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र। अब मनुष्य में कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, ये पूछा जाता है। आजकल नाम देने लगे कि ऑटोसोम और एलोसोम। ठीक है ना, या फिर एलिंगी या हिटेरोसोम कहते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं ना, ऑटोसोम ये होते हैं 44, याद रख लेना आप। ठीक है। दूसरे होते हैं एलोसोम। एलोसोम कितने होते हैं, यानी 2। ठीक है। तो ये हो गए 46 गुणसूत्र। ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र कैसे ऐसे बना हुआ देखा होगा आपने। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ये 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। अर्ध गुणसूत्र, गुणसूत्र बिंदु, ये जो है गुणसूत्र किससे जुड़े, दोनों गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र किससे जुड़े होते हैं, गुणसूत्र बिंदु, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये है प्राथमिक संकीर्ण। अब ये देखो, ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसके चारों ओर सेंट्रोमियर है ना, यहाँ पर संरचना पाई जाती है इस हिसाब से, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। बीम जैसी संरचना उसे कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। अब ये पूछा जाता है कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसकी बिंदु ये कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र देखो प्रकार पूछे ना, तो कि किसके आधार पर होगा, तो ये सेंट्रोमियर है ना, आगे पीछे खिसकता हुआ इसके प्रकार बनेंगे इसके। तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो एक तो मेट्रोसेंट्रिक, सब मेट्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और दूसरा फिबोसेंट्रिक। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे। तो गुणसूत्र अगर सेंट्रोमियर ठीक बीच में, तो मेटासेंट्रिक मध्य केंद्रीय। सब मेटासेंट्रिक यानी कुछ हटकर, इससे कुछ हट जाएगा, यानी थोड़ा दूर मान लो, ये गुणसूत्र नीचे कर लो। ठीक है, कुछ हटकर, तो ये है सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब इस हिसाब से, ये मान लो एक्रोसेंट्रिक, एक भुजा तो बहुत लंबी, एक एकदम छोटी, ये एक्रोसेंट्रिक। ये होता है टिलोसेंट्रिक।
टिलोसेंट्रिक। टिलो मतलब पॉइंट पे होता है ना, तो गुणसूत्र सेंट्रोमियर है वो एकदम शीर्ष पे होता है, तो उसे कहते हैं टिलोसेंट्रिक। अब अगला जब आगे देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या चीज़ है। तो कोशिका द्रव्य क्या है, मैंने बताया ये जो कोशिका है इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है, केंद्रिका है। तो ये जो पदार्थ यहाँ पाया जाएगा ना, ये है कोशिका द्रव्य। इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। तो कोशिका द्रव्य में कोशिका है, कोशिका कला और तथा केंद्रक बनते हैं। यानी ये जो केंद्रक है और ये कोशिका कला है, इसके मध्य क्या होता है, पदार्थ लिक्विड जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में कई प्रकार की सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि तरल पदार्थ है, जल है, ग्लाइकोजन, वसा इसमें पाए जाते हैं। अब गोल्जी बॉडी क्या है, तो ये पूछा जाता है कि